Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram. So let's focus on the economic expansion of Rome. तो जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन कहा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अब वॉर एक्सपीडिशन शुरू होने वाले हैं और उससे जो इनकम हो रही है यानी जो लूट हो रही है, जो वेल्थ अचीव हो रही है, उससे एक्सपेंशन हो रहा है। नहीं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन का मतलब है कि रोम कैसे ग्रेजुअली, पहले तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ और पॉलिटिकल पावर जो है वो इटली, रोम, वहां से धीरे 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 यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक पहुंची। अब कैसे रोम ने ग्रेजुअली धीरे धीरे इकोनॉमिक कंसोलिडेशन किया और रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया, कैसे वहां पर प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश हो रही हैं और इनसे निकलने वाला एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो पहुंच रहा है कैपिटल यानी कि मेन रोम में, और उससे आगे प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ रही है। तो हम उसी एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन का मतलब है कि धीरे धीरे कैसे रोम में आर्थिक विस्तार हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे वहां पे लोग धीरे धीरे आप कहेंगे कि प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ मूव करेंगे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी तो है ही सही, ठीक है, और धीरे 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 इन सब से आपको एक रोम साम्राज्य में एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा जो ब्लेंड है। एक तरीके से ब्लेंड का मतलब मिक्सचर, किस चीज़ का, वहाँ पे रूरल इकोनॉमी भी है, अर्बन इकोनॉमी भी है, और जो अर्बन इकोनॉमी है वो अच्छे लेवल, अपने ज़माने में सफिशिएंट कहें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली इकोनॉमी है, ठीक है। तो एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूती के साथ में आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो स्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए वो सफिशिएंट अमाउंट में है। फॉर एग्जांपल हार्बर्स, तो हार्बर क्या होते हैं आपको पता है, बंदरगाह, पोर्ट्स, एक तरीके से जहां पर जो शिप्स हैं, ठीक है, ये आएंगे, वहां पर स्टॉप करेंगे, वहां पे रुकेंगे, है ना, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो पूरा इलाका मेडिटेरियन जो है वो हार्ड कहलाता था आपका रोमन एम्पायर का। तो ऑब्वियस सी बात है सी ट्रेड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। सी ट्रेड तो होगा ही सही, समुद्री व्यापार तो होगा ही सही, और समुद्री व्यापार के लिए हार्बर्स तो एक प्री रिक्विसाइट है, बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था हार्बर से रिलेटेड, ताकि जो गुड्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सफिशिएंट अमाउंट में स्मूथली इंश्योर हो सके। दूसरा माइंस, तो पूरे रोम साम्राज्य में देखेंगे आप तो आपको सिल्वर की, गोल्ड की और दूसरे मिनरल्स की जो माइंस हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हैं, और इन माइन से क्या होता था, एक्सकेवेशंस किए जाते थे, ठीक है, माइनिंग की जाती थी। कुल मिला के कहते हैं हम, माइनिंग की जो एक्टिविटीज होती थी वो यहाँ पे होती थी, ठीक है। तीसरी चीज़ देखेंगे क्वेरीज, तो बहुत गहरे डीप पिट्स कह दें या स्ट्रक्चर्स कह दें जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है चीज़ों को, उस प्रोसेस को हम क्वेरी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चूना निकाला जा रहा है, लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर, या कुछ इसी तरह के मिनरल्स जो है वो निकाले जा रहे हैं, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू निकाले जाते थे। ब्रिक यार्ड्स होते थे जहाँ पर ब्रिक्स को बनाया जाता था, ईंटों को बनाया जाता था, बेकिंग की जाती रही होगी उसकी, ठीक है। ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज थी, सफिशिएंट अमाउंट में ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज स्पेन है। फिर नॉर्थ अफ्रीका का बाज़ार आप देखेंगे जहाँ पर ऑलिव ऑयल का वो एक बड़ा मार्केट बन के उभरेगा। तो ऑलिव ऑयल भी सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम होता था। वाइन्स बनती थी कई इलाकों में रोम के। तो कुल मिला के आप देखोगे कि एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रोम में क्रिएटेड है जो रोम की इकोनॉमी को क्या करेगा, सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीजें रोम की इकोनॉमी को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। फिर इनसे टैक्सेशन भी तो निकलने वाला है, कर भी तो मिलने वाला है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से, तमाम सारी चीजों से गवर्नमेंट को तो टैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से अर्बन इकोनॉमी को सपोर्ट भी मिलेगा, रूरल लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ पर सेल आउट हो सकते हैं। तो वेल कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। गेहूँ, वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम। तो मुख्यतः जो रोम में व्यापार होता था वो किन चीज़ों का व्यापार हो रहा है आप देख रहे हो। तो यहाँ पर गेहूँ है ना, व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ये इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं, इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं जिनको ट्रेड किया जाता था
और कंज्यूम भी किया जाता था। बड़े पैमाने पर ऑलिव ऑयल के, वाइन के, वीट के कंजम्पशन के एविडेंसेस हैं रोम की हिस्ट्री में, ठीक है। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्पेन, द गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, टू लेसर एक्सटेंट इटली, ठीक है। तो ये जो कमोडिटीज़ हैं, वस्तुएं हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनका जो आवागमन होता था वो कहाँ से होता था? स्पेन से ज़्यादातर होता था, है ना, गैलिक प्रोविंसेस से होता था, ठीक है, उस ज़माने की रोम की प्रोविंसेस हैं, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से से होता था, और कुछ काफ़ी कमतर मात्रा में इटली के भी कुछ हिस्सों से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता था, या इन वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन होता था। वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स कॉल्ड एम्फोरे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक वस्तु मिली है, बड़ा कहे ऑब्जेक्ट है, जो बड़े पैमाने पर मिला है एक्सकेवेशंस करने पर। तो जब एक्सकेवेशंस किए गए तो हिस्टोरियंस को कुछ वस्तुएं मिली, ठीक है, और इन वस्तुओं को हम एम्फोरे कहते हैं, ठीक है। एक शहर है मॉन्ट टेस्टाकियो रोम में, यहाँ से हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को बड़े पैमाने पर कुछ कंटेनर्स मिले हैं, ठीक है, कंटेनर्स मिले हैं, ओवर 50 मिलियन वेसल्स, लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना, 50 मिलियन वेसल्स। ये इमेज आप देख पा रहे हो, टूटे हुए बर्तनों की इमेज है, एम्फोरे की इमेज है, ये वो शहर है मॉन्टे टेस्टाकियो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से बड़े पैमाने पर हमें वेसल्स मिले हैं, ठीक है। अभी जो वेसल्स हैं, इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इमेज जो है एम्फोरे की है, ठीक है। ये एम्फोरे क्या होता है? ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जो बना है एम्फीफोरस। इसका मतलब होता है कैरिड फ्रॉम बोथ साइड, यानी दोनों साइड से जिस चीज़ों को आप कैरी कर सकें या पकड़ सकें, आप होल्ड कर सकें, ठीक है। तो एक तरीके के बर्तन होते थे, जार होते थे, ये आप देख पा रहे हो। ये एम्फोरे का एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। इसको दोनों तरीके से यहाँ पे पकड़ा जा सकता है, दो तरफ से पकड़ा जा सकता है इसको, ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन है, ऐसे इसको बनाया गया है, इसका फॉर्मेशन इस तरीके से किया गया है। अब इन जार्स का, इन बर्तनों का इस्तेमाल क्या होता था? वाइन कैरी करने के लिए और ऑलिव ऑयल कैरी करने के लिए होता था। शायद आपने इस तरीके के इमेजेस कुछ पुरानी पिक्चरों में, जो खासकर हिस्टोरिकल थीम्स पर बेस्ड होती हैं, है ना, उनमें देखा होगा कि वाइन वगैरह परोसने के लिए, सर्व करने के लिए इस तरीके के जार का इस्तेमाल किया जाता था। तो मॉन्ट टेस्टाकियो नाम के शहर में बड़े पैमाने पर एम्फोरे मिले हैं। 50 मिलियन वेसल्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि नहीं? तो उनमें हमें क्या मिला है? ये एविडेंस मिला है कि जो वाइन है और ऑलिव ऑयल है वो कैरी किया जाता है। अच्छा, इस एविडेंस पे पहुंचे कैसे हिस्टोरियंस? कैसे सटीक उनको पता चला कि मॉन्ट टेस्टाकियो के जो वेसल्स हैं, एम्फोरे हैं, और एम्फोरे में ही वाइन्स वगैरह कैरी की जाती थी? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया गया है। जब उस मटेरियल को एग्जामिन किया गया, जिस मटेरियल से वो एम्फोरे बने हुए हैं, है ना, तो उसमें क्या हुआ? उसमें उनको वही क्ले मिला, वो मिट्टी मिली यूज़ की हुई, जो मेडिटेरियन के इलाके में मिट्टी पाई जाती है, जो क्ले पाई जाती है नॉर्मली। तो इससे बहुत आसानी से आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्या किया? लिंक कर लिया इस चीज़ को कि अच्छा, जो एम्फोरे है वो बने हुए हैं इस चीज़ से, और इनका इस्तेमाल ये वाइन और ऑलिव ऑयल कैरी करने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो चलिए, जितने भी कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं उनमें से हम देखते हैं कि जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट होता था, और कैसे रोम का एक तबका इकोनॉमिक कंपटीशन में इन्वॉल्व होता था। और क्या होता था कि इस इकोनॉमिक कंपटीशन में कोई एक वस्तु है जो पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूस होती है, वो फिर धीरे धीरे बड़े मार्केट को कैप करती है, ठीक है, कवर करती है, लेकिन दूसरे एरिया के लोग फिर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और उस प्रोडक्ट को ज़्यादा चीपर अमाउंट में, चीपर कॉस्ट में, ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल करवाते हैं। तो उसकी डिमांड फिर बढ़ जाती है उस एरिया से, और दूसरे एरिया का जो है डिमांड घट जाता है। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जो है रोम के बाजार में, या रोम की इकोनॉमी में कहे, रोम का बाजार एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि रोम का एम्पायर कहना चाहिए, है ना। तो रोम की इकोनॉमी और एम्पायर में हमें देखने को मिलता है। तो उदाहरण के लिए आप स्पेनिश ऑलिव ऑयल को ही ले लो यहाँ, है ना। तो जो स्पेन का ऑलिव ऑयल है, ये एक ज़माने में बहुत फेमस था, क्योंकि स्पेन में जो ऑलिव ऑयल है वो बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस हुआ करता था। वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे जो कहें कि टोपोग्राफी है, सॉइल है, वो ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत फेवरेबल थी। इस वजह से एक ज़माना आएगा जब स्पेनिश ऑलिव ऑयल की डिमांड जो होगी वो
पूरे रोमन एम्पायर में सफिशिएंट अमाउंट में होगी, ठीक है। और ये स्पेनिश ऑलिव ऑयल का जो मार्केट है स्पेन का, वो लगभग 140 to 160, यानी सेकेंड सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं लगभग, सो 140 to 160 इन सालों में, सेकेंड सेंचुरी के हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी में आप देखेंगे अपने पीक पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी इसकी डिमांड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी और बाजार में स्पेनिश ऑलिव ऑयल को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, इनको जो कैरी किया जाता था, वो ड्रेसल 20 नाम के वेसल्स में कैरी किया जाता था। जो बर्तन होते थे उनका नामकरण किया गया है। नामकरण एक्चुअली जो है वो जिस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले इसको खोजा था, उसी आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर इसका बर्तन का नाम रखा गया, ड्रेसल 20, ठीक है। अच्छा, आगे क्या हुआ? स्पेनिश प्रोड्यूसर्स सक्सीडेड कैप्चरिंग ऑयल मार्केट। अब स्पेनिश जो व्यापारी हैं उन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर ऑलिव ऑयल के मार्केट में कब्जा कैसे किया? बहुत सिंपल सा लॉजिक था। उन्होंने इस मार्केट में कब्जा किया कैसे? जब उन्होंने थोड़ा सा चीपर कॉस्ट में, कम लागत में, लोगों के कम प्राइस में ऑलिव ऑयल अवेलेबल करवाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, धीरे धीरे। और अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी जो होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी। तो बेस्ट क्वालिटी और चीपर रेट्स में स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो है वो अवेलेबल करवाना शुरू कर दिया। और उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि धीरे धीरे पूरा जो इटालियन मार्केट है उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। पूरे इटालियन मार्केट में ऑलिव ऑयल जो बिकता था वो किसका बिकता था? स्पेन का ऑलिव ऑयल बिकता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक हेल्दी कंपटीशन है, कहां पर? पूरे के पूरे रोमन एम्पायर्स में, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में कह दें, द बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कम्पीटेड विथ ईच अदर। तो ऑब्जर्वेशन जो मैंने निकाला वो मैंने आपसे अभी जस्ट शेयर किया। इसका साफ मतलब है कि जो जमींदार होते थे, बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, वो इस चीज को समझते थे कि एक्चुअली जो ट्रेड है, इस ट्रेड में क्या चीज जो होगी वो उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी, यानी विजन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर मार्केट को अगर उन्हें कैप्चर करना है तो वो इस चीज को बहुत समझ रहे हैं कि वही कमोडिटी, वही गुड्स जो दूसरा कोई अवेलेबल करवा रहा है, अगर हम सेम गुड्स को कंपैरेटिवली लेसर रेट्स पर या प्राइजेस पर या कॉस्ट पर हम अवेलेबल करवा दें और उसकी क्वालिटी भी हम इंश्योर करें कि बहुत अच्छी रखें, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे सिचुएशन ये आएगी। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहता है कि उसको सेम क्वालिटी या बेटर क्वालिटी कम प्राइजेस पे मिल जाए, और वो उसको धीरे धीरे फिर क्या करेगा? उसको धीरे धीरे तवज्जो देने लगेगा, उसको ज्यादा वो अडॉप्ट करने लग जाएगा। और इस तरीके से वहां पर ये पैटर्न देखने को मिलता है कि जो बड़े जमींदार वगैरह हैं, ठीक है, वो अलग अलग लोग, अलग अलग एरिया के जमींदार एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ समय बाद फिर देखने को मिलेगा, चूंकि हम एग्जांपल यहां पे स्पेनिश ऑयल का ले रहे हैं तो उसकी पूरी साइकिल समझ लेते हैं। कई सालों तक तो स्पेनिश जो ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इटालियन मार्केट में कब्जा करके रखा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे शायद ऐसा हुआ कि जब इनकी डिमांड बढ़ गई होगी और उनको लगा होगा अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम ऑल वेदर फैसिलिटीज अवेलेबल रहे किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, हो सकता है कुछ और चेंजेस हुए हों उस एरिया में स्पेन के। तो स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो ग्रोवर्स थे, सेम इसी पैटर्न पर जिस पे काम कर रहे थे उसी पे काम किया, और आगे नॉर्थ अफ्रीकन जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया स्पेनिश ऑलिव ऑयल ग्रोवर्स को। यानी अब इटालियन मार्केट जो है, पूरा रोम का जो मुख्य बाजार है, सेंट्रल जो मार्केट है, उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया? नॉर्थ अफ्रीकन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। और बाद में आप देखोगे 5th सेंचुरी तक, इवन लेटर आफ्टर 425, 5th सेंचुरी तक नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेशन वाज ब्रोकन बाय ईस्ट। यानी ऐसा नहीं था, ठीक है, 2nd सेंचुरी तक तो आप देखोगे स्पेनिश ने कब्जा किया, अगली कुछ सेंचुरी तक उसके बाद नॉर्थ अफ्रीकन ने कब्जा करके रखा, और फिर 5th सेंचुरी तक आप देखोगे कि नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस को भी ब्रेक करके ईस्ट का जो हिस्सा है, जो पूर्वी देश है उस जमाने में, ठीक है, वो ऑलिव ऑयल मार्केट को नॉर्थ अफ्रीका से अपने कब्जे में ले लेंगे और धीरे धीरे डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये चीज आपको क्या शो कर रही है? बहुत
एक हेल्दी कंपटीशन को शो कर रही है रोम के मार्केट में, और ये चीज भी शो कर रही है कि कहीं ना कहीं वहां की इकोनॉमी जो है वो उस हेल्दी कंपटीशन से कैसे बेनिफिट होती थी। चलिए, एम्पायर इंक्लूडेड मेनी रीजन्स दैट हैड अ रेपुटेशंस फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। तो एक तो हमने देख लिया कि रोम के अलग अलग प्रोविंसेस में हेल्दी लेवल पर कंपटीशन भी है और वहां के लोग बहुत हेल्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज पे देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए कहीं ना कहीं रूरल जो प्रोडक्शन है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल एस्पेक्ट है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी अच्छी खासी हो, है ना। अदरवाइज ऑलिव ऑयल जैसे प्रोड्यूस करना हुआ या बाकी जो फूड आइटम्स हैं, एडिबल फूड आइटम्स हैं, क्रॉप्स है, उनको प्रोड्यूस करना हुआ तो वो तो होगा ही नहीं, फिर उनकी स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो बाकी फिर चीज़ें, अगर कृषि नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो बाकी फिर प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो सेकेंड एस्पेक्ट इसी पे फोकस कर रहा है कि एम्पायर जो है उसके बहुत सारे हिस्से जो थे, बहुत सारे जो क्षेत्र थे, वहां पर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी थी, यानी वहां का जो प्रोडक्शन रेट था, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी थी ज़मीन की, वो काफ़ी अच्छी थी। पोषक मात्रा जो है, पोषक तत्व जो है वहाँ की ज़मीन में काफ़ी अच्छे थे, फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है ना। कंपेयरिंग इन इटली, सिसिली इन इटली, बाइजेंटियम एंड ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया का एक शहर है, बैक्ट्रिया सदर्न स्पेन, ये वो शहर थे, ठीक है, जो इसी फर्टिलिटी की वजह से डेंसली सेटल्ड और वेल्दिएस्ट पार्ट थे। ठीक है ना। तो आप देखोगे कि एक तो एक्सेप्शनल फर्टिलिटी है और दूसरा इन्हीं प्रोडक्शन की गतिविधियों की वजह से प्लस फर्टिलिटी के अच्छे रेशियो की वजह से कुछ शहर हैं जो रोम के आसपास के हैं, रोम में ही हैं, ठीक है, वो डेंसली सेटल्ड हैं, सघनता काफ़ी है, ये शहरों का लक्षण है। ठीक है, डेंस पॉपुलेशन, रूरल एरियाज में आपको इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज नहीं दिखेंगे। यानी कहने का साफ मतलब है कि जो अर्बन सेटलमेंट है वो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, स्पेशली रोम में। ठीक है, तो डेंसली पॉपुलेटेड थे प्लस वेल्दिएस्ट पार्ट भी थे ये जितने भी एरियाज हैं। क्यों वेल्दिएस्ट पार्ट है? साफ सी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं एबंडेंस में अवेलेबल हैं और उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो एंड प्लिनी, तो दो हिस्टोरियंस हैं जिनका कुछ जिक्र है, जिन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से हिस्से हैं जो उस जमाने में प्रोडक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स के जाने जाते थे। ठीक है, मान लीजिए एक हिस्सा है, वो किस वस्तु का उत्पादन करता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसका अकाउंट, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है दो हिस्टोरियंस ने। एक का नाम है स्ट्रैबो और दूसरे का नाम है प्लिनी। प्लिनी तो अपने आप में एक बहुत बहुत फेमस हिस्टोरियन है। ठीक है, इतिहास में इसका काफ़ी जिक्र मिलता है, बहुत सारी बुक्स हैं जो जिक्र करती हैं अलग अलग ज़माने के इतिहास का। ठीक है, तो बेस्ट काइंड ऑफ वाइन स्ट्रैबो और प्लिनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने हिस्ट्रीज में एक्सप्लेन किया है, अकाउंट्स दिए हैं कि अगर आपको बेहतर तरीके की वाइन चाहिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन चाहिए, तो आपको जो कैंपेनिया शहर है वो शहर की वाइन जो है वो टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट, बहुत बड़े लेवल पर गेहूं का जो उत्पादन होता है वो सिसिली और बाइजेंटियम नाम के शहरों में होता है। ठीक है, डेंसली कल्टीवेटेड शहर थे गैलिली। स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम फ्रॉम न्यूमरस स्टेट्स। फंडी का मतलब होता है मार्केट एक तरीके का। ठीक है, तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो होते थे वो फंडी क्रिएट करते थे, एक्चुअली जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते थे। ठीक है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है पर्टिकुलर ये। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं जहां से अलग अलग कमोडिटीज जो होती थी वो सर्कुलेट होती थी या ट्रांसपोर्ट होता था। तो अभी तक आपने समझ लिया कि रोम के जो अलग अलग हिस्से थे, रोमन साम्राज्य के जो अलग अलग हिस्से थे, उसमें जो सिचुएशन है वो तो हमने बहुत अच्छे समझ ली। लेकिन अब जो है वो दूसरे डायमेंशन को देखते हैं हम, ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ जब आप देखोगे सिचुएशन कैसी है, तो दूसरी तरफ लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी, रोमन साम्राज्य के, रोम के जो टेरिटरी है उसके जो बड़े दूर के भूभाग होते थे, जो दूर के हिस्से होते थे, लार्ज एक्सपेंसेस होते थे, ठीक है, वर इन अ मच लेस एडवांस्ड स्टेज। जितना आपने अभी प्रॉस्पेरिटी देखी, डेंस पॉपुलेशन देखा, ठीक है, वेल्दी लोग देखे शहरों में,
ऐसा आपको दूर दराज के इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो लार्ज एक्सपेंसेस हैं रोमन टेरिटरी के, वो इन अ मच लेस एडवांस्ड स्टेज। ठीक है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इतनी एडवांस स्टेट में नहीं है, इतनी उन्नत अवस्था में नहीं है। द पास्टोरल एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज वर ऑफन ऑन द मूव। यहाँ पर कई जगहों पर ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पर पास्टोरल यानी कि जो कृषि आधारित व्यवस्था है वो है, यानी यहाँ पर फार्मर्स, या फिर सेमी नोमैडिक लोग हैं। सेमी नोमैडिक का मतलब है जो कुछ दिनों तक, हमेशा तो नहीं घूमते रहते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो फिक्स रहते हैं, परमानेंट एक जगह पर रहते हैं। वो घुमक्कड़ जैसे लोग हैं, कुछ समय तक एक जगह रहते हैं और फिर दूसरे जगह पर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर पास्टोरल यानी कि कृषि आधारित पशु चराने वाली जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं वो, और सेमी नोमैडिक टाइप की जो कम्युनिटीज हैं वो मूवमेंट में रहती थी। ठीक है, और ये अपने साथ जो अपना सेटलमेंट होता था उसको लेके मूव करती रहती थी, कैरिंग देयर ओवन शेप्ड हट्स। इनकी जो झोपड़ियां होती थी, ओवन शेप्ड हट्स होती थी, झोपड़ियां होती थी, जिनको मैपालिया कहा जाता था, उसको ये हमेशा लेके घूमते रहते थे ना। जब भी जहाँ यहाँ वहाँ जाते थे तो अपने साथ वो लेके घूमते रहते थे। तो ये तो मतलब थोड़ा सा अलग ही चीज़ देखने को मिल गई। इमेजिन करिए कि अपने साथ झोपड़ी भी लेके जा रहे हैं, मतलब खुद तो मूव कर ही रहे हैं, घर भी अपना लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फनी भी लग रहा है। लेकिन कुल मिला के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो दूर दराज के रोम साम्राज्य के हिस्से हैं वहाँ पर ऐसा भी है। ठीक है, एक तरफ तो बहुत वेल्दी फैमिलीज़ हैं, है ना, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, लेकिन दूसरी तरफ दूर दराज के इलाकों पे नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं। As Roman states expanded to the North Africa, their activities were drastically reduced. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रोमन स्टेट्स यानी जो रोम के वेल्दी लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये यानी शहरीकरण, अर्बनाइजेशन जब नॉर्थ अफ्रीका की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये जो ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, पास्टोरल्स हैं, इनकी एक्टिविटीज धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना, और इनके मूवमेंट्स को भी टाइटली रेगुलेट किया जाएगा। क्योंकि फिर वो क्या हो गए, आपको पता है, आपने पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ा था वीडियो में, तो उसमें देखा था कि रोम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, उसको वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, वहाँ के जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स, अपर क्लास होते थे, वो कोशिश करते थे कि दूर दराज के इलाकों तक में वो लॉज रेगुलेशंस जो एम्परर ने बनाए हैं एम्पायर के लिए, वो इम्प्लीमेंट हो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे रोमन स्टेट्स यानी वेल्दी लैंडलॉर्ड्स का एक्सपांशन होगा, तो नॉर्थ अफ्रीका की ये जो ट्राइब्स हैं इनको भी रेगुलेट किया जाने लग जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रहे हैं रोमन सोसाइटी में कुछ लेवल तक। ठीक है, आपने शुरुआत में ही वीडियो के आज के देखा था, ठीक है, कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है जो उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट कर रहा है। तो एप्लीकेशंस ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरेनियन, अब भूमध्य सागर का इलाका है, रिच जो है वो सोर्स है वाटर का, तो क्यों ना इस वाटर सोर्स को हम इस्तेमाल करें कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, इरिगेशन वगैरह के लिए। ठीक है, फार्म्स के, खेतों के। तो बड़े लेवल पर हमें क्या मिलता है, वाटर पावर, जल शक्ति का प्रयोग जो है उन लोगों ने किया है। अभी वाटर पावर को ये डाइवर्ट करने के लिए, या मैं कहूं कि वाटर को यूटिलाइज करने के लिए वाटर का डाइवर्जन कैसे करते थे, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी सुंदर टेक्नोलॉजी बना रखी थी जिसे वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता था। कुछ कुल मिला के एग्जैक्टली इस तरीके से तो नहीं हूबहू, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ इसी तरीके की वाटर मिलिंग टेक्नोलॉजी होती थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक व्हील शेप स्ट्रक्चर है और ये क्या कर रहा है, ये पानी को चैनलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये वाटर मिलिंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है ना। तो इस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें रोमन एम्पायर में देखने को मिल रही हैं, जो कि शो कर रही हैं कि रिसोर्सेस का वेल यूटिलाइजेशंस भी रोमन्स कर रहे हैं। द यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन द स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, अब वो इमेज में दिखाना यहाँ पॉसिबल नहीं था इसलिए उसकी इमेज तो नहीं लगाई जा सकी है। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता था कि गोल्ड और सिल्वर को माइंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता था बड़े पैमाने पर। आप देखेंगे शुरुआत में, है ना, एम्पायर के जो अर्ली पार्ट है, अर्ली एम्पायर का हिस्सा है, इसमें जितने भी क्वाइंस वगैरह चलते हैं वो सब सिल्वर बेस्ड क्वाइन है। अभी हम आगे जाके इसके बारे में जिक्र भी करने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब स्पेन की खदानों में सिल्वर कम होने लग जाएगा तो फिर धीरे धीरे गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा, है ना। और गोल्ड धीरे धीरे वहां पर प्योर गोल्ड कॉइन के प्योर गोल्ड के जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो आपको सर्कुलेशन में मिल जाएंगे।
तो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था स्पेन की सोने और चांदी की खानों में। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ऐसा ही नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बुक कीपिंग भी है वहां पे, रिकॉर्ड कीपिंग भी है वहां पे एक तरीके से, है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स, यानी कुल मिला के लोग इस बात को समझते थे कि चलो ठीक है, हम अपने पैसे को किसी पर्टिकुलर जगह पर सेफ रख सकते हैं। इंटरेस्ट यानी ब्याज के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी बिल्टअप हो गए थे कि चलो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम ब्याज देते हैं, पैसे देते हैं कुछ समय के लिए, तो जब हम उससे पैसे लेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, यानी जितना दिया था उसका कुछ एक परसेंटेज एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। यानी ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या शो कर रही है, जो प्रॉफिटेबिलिटी का कंसेप्ट है कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर फंड कहीं पे भी जा रहा है, किसी वस्तु में लगेगा तो रिटर्न मिलेगा, तो अगर हम किसी पर्सन को भी दे रहे हैं, किसी संस्था को भी दे रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक मेंटालिटी है इनकी, वो किस लेवल तक विजनरी है ना। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको डिपिक्ट कर दी गई इकोनॉमिक एक्सपेंशन में। अब हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ मूव करते हैं, जो है कंट्रोलिंग वर्कर्स, यानी कि इतने बड़े लेवल पर जब इकोनॉमिक सेटअप है तो क्या वो इकोनॉमिक सेटअप बिना कामगार लोगों के, बिना मजदूरों के पॉसिबल हो सकता है? नहीं। इतने बड़े इकोनॉमिक सेटअप में डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, फार्म्स में, इंडस्ट्रीज में लेबर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो रोम के साम्राज्य में कामगार लोगों को, मजदूरों को, गुलामों को कैसे ट्रीट किया जाता था, हम समझते हैं कंट्रोलिंग वर्कर्स में। सो स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड बोथ इन मेडिटेरेनियन एंड इन द नियर ईस्ट। तो रोम के पूर्वी जो हिस्सा था उस साम्राज्य में, पूर्वी हिस्से के साम्राज्य में, और भूमध्य सागर का जो हिस्सा है उस एरिया में गुलामी, दासता का जो संस्था था, इंस्टीट्यूशन था, दैट वाज डीपली रूटेड, उसकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक थी। ठीक है, यानी स्लेवरी जो है वो वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस किया जाता था रोम में। इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज एंड ट्रम्प्ड as the state religion in 4th century hasn't challenged this institution। यहाँ तक कि 4th century के पास जब पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी एकमात्र रिलीजन इमर्ज होके आएगा, उद्भव होगा, यानी लगभग ऑफिशियल रिलीजन हो जाएगा स्टेट का क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी तक ने इस अनएथिकल इंस्टीट्यूशन को, अनएथिकल प्रैक्टिस को चैलेंज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ऐसी होप है। अगर हिस्टोरियन इस एस्पेक्ट से देख रहे हैं, है ना, बुक में ये चीज़ लिखी है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस एंगल से देखा जा रहा था कि अगर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो रही है तो इस जो एविल प्रैक्टिस है इसको भी चैलेंज करना चाहिए था कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरीके से बिहेवियर नहीं कर सकता, इतना अनएथिकल बिहेवियर नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसके पास वेल्थ है वो उसके प्रति, जिसके पास वेल्थ नहीं है उसके साथ गुलामों जैसा गुलामी का ट्रीटमेंट करे, तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ गुड सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, ये सब समाज के एक तौर तरीके में नहीं गिना जाता। तो उस एंगल से देखने की कोशिश की गई है कि जब क्रिश्चियनिटी का भी इमर्जेंस हुआ और वो एक स्टेट रिलीजन के तौर पर विजय होकर आएगा 4वीं शताब्दी में, तो उस दौरान क्रिश्चियनिटी ने भी इस पूरी प्रथा को, इस बैड एविल सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, हटाया नहीं। ठीक है, इवन आप देखेंगे कि आश्चर्य करेंगे कि जो अगस्तस का टाइम पीरियड है उस दौरान 3 मिलियन स्लेव्स हैं, यानी कि इटालियन पॉपुलेशन थी लगभग 75 मिलियन, और उस 75 मिलियन पॉपुलेशन में 3 मिलियन तो आप देखोगे, 75 मिलियन पॉपुलेशन में 3 मिलियन तो बेचारे आपके दास हो गए। ठीक है, स्लेव हो गए। तो आप देख रहे हो कि आपकी पॉपुलेशन का एक अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा नंबर स्लेवरी की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, ये अगस्तस के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी आप 1st सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4th सेंचुरी तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी स्लेव्स की। स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट। अब इतना बड़ा नंबर क्यों है स्लेव्स का रोमन सोसाइटी में? उसका साफ कारण है कि स्लेवों को एक निवेश के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता था कि अगर स्लेव हैं हमारे पास तो वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे है भाई? अगर फार्मर है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक वेल्दी फार्मर है, यहाँ पर बहुत
आम किसान की बात नहीं हो रही है, बहुत नॉर्मल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो फार्मर है उसकी बात नहीं करते, उसको छोड़ दें। वेल्दी फार्मर है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, तो ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वेल्दी फार्मर्स हैं, अब इनको इनके इस्टेट्स पे काम करने के लिए, इनको इनके बड़े ज़मीनों पर काम करने के लिए क्या चाहिए? स्लेव्स चाहिए, जिनको ये आराम से घरों पर रखें भी और अपने प्रेशर में रखें, अपनी शर्तों के हिसाब से काम करवा सकें। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होता था। इन्वेस्टमेंट का मतलब स्लेव कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाते थे, बेनिफिट देते थे, ठीक है। तो रोम के इस वर्ग को बेनिफिट पहुंचाते थे। रोमन अपर क्लास वर ऑफन ब्रूटल टुवर्ड्स देयर स्लेव। अब गुलाम का मतलब क्या है? गुलाम का मतलब भी ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई राइट नहीं है, जिसके अपने कुछ एंजॉयमेंट्स, इंटरटेनमेंट्स, अपनी लाइफ कुछ नहीं है, उसका पूरा जीवन डेडिकेटेड है उसके ओनर के लिए, उसके मालिक के लिए। यही गुलाम की डेफिनेशन है। तो ट्रीटमेंट भी वैसा मिलेगा। रोम का जो उच्च वर्ग होता था, अपर क्लास होता था, वो अक्सर क्या होता था? रोम के गुलामों के प्रति, यानी जिन गुलामों को वो रखते थे उनके प्रति बहुत क्रूर होते थे, बहुत क्रूअल होते थे, बहुत ब्रूटल बिहेवियर करते थे, उनको बहुत पीटा जाता था, उनको और भी उनके साथ बहुत सारे इनह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो की जाती थी। ऑर्डिनरी पीपल वर कंपैशनेट, ठीक है। तो एक तरफ जहां उच्च वर्ग बहुत ही दुष्ट है, क्रूअल है, वहीं पर आप देखोगे सामान्य व्यक्ति जो है वो गुलामों के साथ कहीं ना कहीं दयालुता, कंपैशनेट बिहेवियर रखता है, ठीक है, कंपैशन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी है, एक टैसिटस हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, उसने एक इंसिडेंट कोट किया हुआ है कि एक सिचुएशन आती है जिसमें एक लैंडलॉर्ड है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ का मतलब मर्डर हो जाता है ना, उसके स्लेव के थ्रू। अब पुराना कस्टम, पुरानी परंपरा ये कहती थी कि अगर एक गुलाम ने इस तरीके की गलती कर दी, इस तरीके की हिमाकत कर दी कभी कि वो अपने मालिक की हत्या कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में छत के नीचे जितने भी गुलाम हैं, ठीक है, जितने भी स्लेव्स हैं एक छत के नीचे उस परिवार में, उन सबको सजा देनी चाहिए, ठीक है। एवरी स्लेव विल बी पनिश्ड। दैट वॉज द नॉर्म, दैट वॉज द कस्टम इन एंशियंट रोम, पुराने प्राचीन रोम में। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो बाकी लोग हैं, पनिशमेंट देने के लिए बाकी जो स्लेव्स हैं उनको आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत सारे लोग जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, सामान्य लोग हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं गलियों में और वो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है तो हाँ उसके लिए पनिशमेंट बनती है, लेकिन अगर आप सारे गुलामों को पनिश करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा आपको करने भी नहीं दिया जाएगा। तो ये एक प्रोग्रेसिव चीज है, टैसिटस की स्टोरी में ये मेंशन है, टैसिटस ने ये वृत्तांत वहां पे बताया है, ठीक है। चलिए, विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द फर्स्ट सेंचुरी सप्लाई ऑफ स्लेव्स डिक्लाइन। धीरे धीरे क्या हुआ कि पहली शताब्दी में, आपको पता है, पहली से तीसरी और तीसरी से आगे सेवंथ, ये दो हिस्सों में हमारी पूरी कहानी बटी हुई है हमारे बुक की, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी से सेवंथ सेंचुरी। सेवंथ सेंचुरी से आप दूसरे चैप्टर में पहुंच जाओगे, इस्लाम वाले चैप्टर पे। तो जो फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी है ये अर्ली एम्पायर हो गया, और ये थर्ड सेंचुरी से सेवंथ सेंचुरी जो है वो लेट एम्पायर हो गया, है ना। अब इसमें लगभग पहली शताब्दी के बाद जब रोमन एम्पायर का कंसेप्ट आया तो उसे हम एज ऑफ पीस भी कहते हैं, शांति का काल कहते हैं, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी थी कि अब हिम्मत भी नहीं बची थी इनकी लड़ने की, एक्सपेंशन भी हो गया था सफिशिएंट अमाउंट में। तो इस दौरान गुलाम धीरे धीरे कम होंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ स्लेव्स डिक्लाइन, यानी कि गुलामों की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, उसमें कमी आएगी, ठीक है। एंड द यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर स्विच टू ईदर स्लेव ब्रीडिंग और टू चीपर सब्स्टिट्यूट सच एज वेज लेबर। और अब क्या करते थे, अब जब सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि गुलामों की संख्या में कमी आ जाएगी। अब गुलामों की संख्या में कमी आ जाएगी तो वो ठीक है, लेकिन काम कम थोड़ी हो रहा है, काम तो बढ़ रहा है ना, इकोनॉमिक सेटअप, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ रही है। तो भाई गुलाम जब कम मात्रा में है तो काम कौन करेगा? तो दूसरे अल्टरनेटिव जो है उसकी तरफ जो स्लेव के यूजर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वेल्दी पीपल हैं, मर्चेंट्स हैं, ये कुछ दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो सप्लाई है, या मैं कहूँ जो रिक्वायरमेंट है स्लेव्स की, वर्कर्स की, वो पूरी की जा सके। वो क्या थी?
इधर दे स्विच टू स्लेव ब्रीडिंग, स्लेव ब्रीडिंग की तरफ या तो वो स्विच करेंगे, जो गुलाम है उन्हीं की ब्रीडिंग करवाओ, है ना, उन्हीं के जो बच्चे होंगे उनको भी अपन गुलामी में इंक्लूड कर लेंगे। तो मान लीजिए एक कपल है स्लेव्स का, तो उनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाएगी और उसके थ्रू क्या होगा, जो भी नए बच्चे उत्पन्न होंगे। स्लेव ब्रीडिंग का साफ कंसेप्ट है कि मेल और फीमेल स्लेव्स को जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, आगे मोटिवेट करना, ताकि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आए, उनकी जो आगे जनरेशन आए, उनको भी एम्प्लॉय किया जा सके अलग अलग एक्टिविटीज में। दूसरा ऑप्शन होता था कि वेज लेबर की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये स्लेव जो है लेबर, इनके प्रति थोड़ा सा आपूर्ति कम हो रही है, तो रुझान भी कम हो रहा है, इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो क्यों ना हम लोगों को पैसे दे के हायर करें। ठीक है, वेज लेबर यानी कि आप उनको पे करिए और पे करने के बदौलत उनसे काम लीजिए, जब काम पूरा हो तो उन्हें फ्री कर दीजिए। ठीक है, तो वेज लेबर का कॉन्सेप्ट यहां से बढ़ेगा, है ना। फ्री लेबर वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑन पब्लिक वर्क्स एज द स्लेव लेबर वॉज टू एक्सपेंसिव। धीरे धीरे ये कंसेप्ट आएगा कि वेज लेबर या फ्री लेबर जो है वो ज्यादातर पब्लिक वर्क्स में या जो आम जनता के या सरकार के कार्य हैं उनमें एम्प्लॉय किए जाने लग जाएंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि स्लेव लेबर जो होता था वो महंगा होता था। अगर आप स्लेव रखोगे तो स्लेव का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, भले आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके घर में रहेगा, उसके खाने की, ठीक है ना, आप उसके फूड की रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे, उसके क्लॉथ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे, है ना, उसके रहने की जो है उसके शेल्टर की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे। तो इसमें आपका क्या है, उसमें आपका ज्यादा एक्सपेंस है। उसके बजाय अगर आप किसी पर्सन को एक काम के लिए हायर करते हो, अब मान लीजिए कभी बीमारी वगैरह हो गई है ना, डिजीजेस हो गई, तो उसका हेल्थ का भी खर्चा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर आपने एक फ्री लेबर हायर किया, वेज लेबर हायर किया, तो आपको क्या करना है, आपको उसको बस पे करना है और पे करने के बाद फ्री, काम पूरा हुआ, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए। तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, फ्री लेबर्स की तरफ, स्पेशली जो पब्लिक वर्क्स हैं उनमें आपके फ्री लेबर्स का इस्तेमाल हो जाएगा। फ्री लेबर्स वर लेटर ऑन एक्सटेंसिवली यूज्ड एज बिजनेस मैनेजर। साथ साथ क्या हुआ, अब ये जो फ्री लेबर्स थे इनको जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो बिजनेस मैनेजर्स की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस मैनेजर्स का मतलब है कि चलिए अब आप हमारा काम देखिए, ठीक है। इनको एम्प्लॉय कर दिया कि हमने मान लीजिए 10 मजदूर हायर किए हैं, 10 लेबर्स हायर किए हैं, अब इन 10 लेबर्स का जो काम है वो एक बिजनेस मैनेजर देख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बिजनेस मैनेजर एक तरीके से ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और उनके बेनिफिट के लिए भी काम कर रहा है लैंडलॉर्ड्स के। तो आगे जाके फ्री लेबर्स जो हैं वो किस काम में आ जाएंगे, बिजनेस मैनेजर्स के काम में आ जाएंगे। स्पेशली जो रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स हैं इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है इन चीज़ों पर, ठीक है ना। एट पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री में लिखा है कि किस किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए बिजनेस मैनेजर्स का, लेबर्स का, ठीक है, कैसे किस लेवल पर ज़्यादा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी जो है वो इंश्योर की जा सके। तो हम देखते हैं कैसे, है ना। तो एक राइटर है, एक हिस्टोरियन है कॉलिमेला, जो पहली शताब्दी का, फर्स्ट सेंचुरी का राइटर है, स्पेन से आया था। इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं अपनी राइटिंग्स में, कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे land owners should keep a reserve stock of implements and tools so that production could be continuous। हमेशा हर जमींदार को, लैंडलॉर्ड को क्या करना चाहिए, एक बफर बना लेना चाहिए, एक रिजर्व जो है वो बना लेना चाहिए। रिजर्व किस चीज का, है ना, स्टॉक, इंप्लीमेंट्स ऑफ टूल्स, रिजर्व बना लेना चाहिए या स्टॉक बना लेना चाहिए, रिजर्व स्टॉक बना लेना चाहिए किसका, इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स। जो भी कृषि में उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनका रिजर्व बना लेना चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि लॉस इन स्लेव लेबर एंड टाइम एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ सच टाइम। कई बार आपको सफिशिएंट अमाउंट में लेबर नहीं मिलते हैं, या मान लीजिए टाइम डिले होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके पास टूल्स और इंप्लीमेंट सफिशिएंट अमाउंट में है, तो वही लेबर और टाइम का जो आपका डैमेज हो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, सप्लीमेंट हो जाएगा, यानी वो कॉस्ट जो नुकसान हो रही थी आपकी वो बच जाएगी। फिर देयर वाज अ जनरल प्रिजम्पशन अमंग
द एम्प्लॉइज दैट सुपरविजन इज पैरामाउंट। एक दूसरा कंसेप्ट था जिसको रिकमेंड किया है कॉल्यूमेला ने कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उसको सुपरविजन करवाना चाहिए अपने काम का। यानी कि जैसे बिजनेस मैनेजर्स हो गए तो बिजनेस मैनेजर हायर करिए ताकि आपने काम में जितने लोगों को लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों को काम के लिए एम्प्लॉय किया हुआ है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करो, सुपरविजन करवाओ। ठीक है, बिना सुपरविजन के काम भी अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से इंश्योर नहीं हो पाएगी, ऐसा कॉल्यूमेला का कहना है। टू मेक सुपरविजन ईजियर, वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स, नॉट गैंगस्टर्स, गैंग्स और स्मॉल टीम्स। ठीक है, गैंग्स और स्मॉल टीम्स, यानी सुपरविजन के लिए क्या करते थे, अब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते थे। मान लीजिए 100 लोग काम कहीं पर कर रहे हैं किसी खेत में, किसी प्रोडक्शन यूनिट में, तो वहां पर ऑब्जर्व करने के लिए बेहतर तरीके से क्या होगा, 25-25 के ग्रुप बांट दिए जाएंगे। अब 25-25 के ग्रुप को बांटने के बाद 1 या 2 या 3 लोगों को या 4 लोगों को, मान लीजिए 25-25 का ग्रुप है तो एक ग्रुप को एक व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा या बिजनेस मैनेजर के तौर पर उनको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो 4 लोगों की जरूरत पड़ी, 4 एक्स्ट्रा लोगों को रख दिया गया उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो छोटे छोटे गैंग्स बना देते थे या छोटी छोटी टीम्स बना देते थे ताकि ये सुपरविजन अच्छे से हो पाए। तो ये कॉल्यूमेला ने इस तरीके के रिकमेंडेशंस किए हैं, लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जो इस तरीके के नॉर्म्स को कंडेम करते हैं। तो प्लिनी का हमने जिक्र किया, प्लिनी जो आपका राइटर है, ठीक है, प्लिनी द एल्डर, जो कि एक बहुत बढ़िया फेमस किताब है नेचुरल हिस्ट्री, वो लिखा है इसने, इस किताब का ऑथर है ये, इसने इस प्रथा को, सुपरविजन की प्रथा को कंडेम किया है, क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है ना, यानी स्लेव गैंग्स नहीं होने चाहिए, यानी ग्रुपिंग्स नहीं होनी चाहिए, यानी जो ऑब्जर्वेशन का काम है ये नहीं होना चाहिए। लोगों को आप हायर करिए, काम दीजिए, काम करें वो प्रॉपर, वो ठीक है, उनका पेमेंट करिए, लेकिन ये ऑब्जर्व करना दैट इज नॉट गुड। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये राइटर्स का, हिस्टोरियंस का अपना अपना ओपिनियन है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोम के लोग जो है वो, मतलब रोम के लोगों में जो टेंडेंसी थी उसको हिस्टोरियन अपने अपने ओपिनियन से यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कई जगह पर आपको लग भी सकता है कि कुछ चीज़ें सही हैं, ऑथेंटिक हैं, कुछ चीज़ें जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। जैसे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये ठीक भी है। आजकल इवन मॉडर्न टाइम पर आप देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज, इवन 21st सेंचुरी में ये कंसेप्ट है कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आप कहीं भी जाइए, छोटे से सेटअप में जाएंगे, आपको कैमराज मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको हर जगह कैमरा लगे हुए मिल रहे हैं। तो ये कैमरा क्या कर रहा है, ये कैमरा एक तो जहां वहां सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, वहां ये भी देखा जा रहा है कि अच्छा जो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन आज के डेट पर तो और बहुत पीक पे पहुंच चुका है, बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, सो द एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब्ड कंडीशंस इन द फ्रैंकिनसेंस है फैक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो फ्रैंकिनसेंस एक्चुअली फैक्ट्रीज होती थी अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर में। अलेक्जेंड्रिया नाम का जो शहर है, यहां पर एक तरीके की इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जैसा बनता था, तो उसी को क्या नाम दिया गया, फ्रैंकिनसेंस। ठीक है, क्योंकि ये खुशबू से रिलेटेड होता था। इंसेंस का मतलब, ये इंसेंस का मतलब सम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ठीक है, कुछ खुशबू से रिलेटेड है ये टर्म। तो वहां पर जो फैक्ट्रीज होती थी अलेक्जेंड्रिया में, वहां पर ये कुछ जो है ना परफ्यूम्स बनते थे, मान लीजिए। ठीक है, परफ्यूम्स बन रहे हैं या कुछ भी इस तरीके की इंसेंस स्टिक बन रही हैं जिनमें परफ्यूम का इस्तेमाल है, फ्रेग्रेंस वाली चीजें बनती थी। तो वहां पर क्या होता था कि बड़े लेवल पर लोगों को ऑब्जर्व किया जाता था। उनके एप्रन्स जो होते थे, है ना, वहाँ उनमें ब्रांडिंग की जाती थी। इसके बाद जब वो लोग अंदर जाते थे तो उनको मास्क पहनना पड़ता था। ठीक है, एक जालीदार हेलमेट पहनना पड़ता था। फिर जब वो लोग आते थे उनके सारे कपड़े उतरवाए जाते थे। तो ये कंडीशन प्लिनी को बहुत इनह्यूमन लग रही है। प्लिनी कह रहा है कि दैट इज नॉट गुड, इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ये अपने अपने ओपिनियन है। मॉडर्न टाइम पे आप देखोगे लेबोरेटरीज में लोग काम करते हैं, तो वो जब लेबोरेटरीज पे जाते हैं तो अपने नॉर्मल कपड़े उतार के दूसरा एक अटायर, तो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। और फिर जो पर्टिकुलर पर्सन वो प्रोडक्शन यूनिट चला रहा है उसको भी अपना कुछ बेनिफिट, फ़ायदा, प्रॉफिट इंश्योर करना है, तो उसने अपने कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं। तो इसको आप बुरे और अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे, इसको आप कहीं ना कहीं सिंपली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा। A law of 398 referred to workers being branded so they could be
रिकॉग्नाइज्ड। एक नियम है, कौन सा नियम है? 398 लॉ ही है, इस लॉ का नाम ही है लॉ 398, रेफर टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या कहता है ये लॉ कि जो कामगार लोग हैं, मजदूर हैं, इन्हें ब्रांडेड करना चाहिए, मतलब इनमें किसी न किसी तरीके का कुछ ऐसा हॉलमार्क, स्टिकर, टैटूज कुछ ऐसे लगाने चाहिए ताकि इनको आसानी से पहचाना जा सके। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हो, यानी वर्कर्स को ब्रांडिंग किया जाए, दैट यू कैन से इज अ बिट इनह्यूमन। ये थोड़ा सा अमानवीय है कि आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आप ब्रांडिंग करो ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको, उनको हमेशा पहचान सको, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं, दूसरे मेथड्स हो सकते हैं ताकि वो आपको अपनी सर्विस अच्छे से दे, है ना, और उस टाइम पीरियड को प्रॉपर एनफोर्स करवाया जा सकता है लॉ के थ्रू। लेकिन उस पर्सन को ब्रांडिंग करना ये थोड़ा सा सिविलाइज्ड वे में नहीं आएगा। मेनी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे ऐसे निजी जो एम्प्लॉयर्स होते थे, ठीक है, मालिक होते थे, कास्ट देयर एग्रीमेंट विथ वर्कर्स इन फॉर्म ऑफ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत ही खतरनाक चीज आप देखने को मिलेगी आपको रोम में, है ना, वहां के इकोनॉमिक सेटअप में, कि जो प्राइवेट सेक्टर होता था, ये प्राइवेट सेक्टर वहां पे क्या करता था कि जो एम्प्लॉयज होते थे उन एम्प्लॉयज के साथ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था। ठीक है, डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता था, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय के साथ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। ए जो है वो एम्प्लॉयर है, ठीक है, और बी जो है वो एम्प्लॉय है। तो इसका मतलब यहां पर होगा डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट का कि बी इज द पर्सन हु हैज टेकन सम डेप्ट, ठीक है, कुछ उधार लिया है, और ए उसकी सर्विसेज इसलिए ले रहा है क्योंकि वो उधार चुका नहीं पा रहा। मतलब कुल मिला के इस तरीके से कि हमेशा बी जो है वो कर्जदार है ए का, और बी काम ही ए के यहां इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसको कर्ज चुकाना है, उसे उसका कर्ज चुकाना है। तो इस तरीके से ये एक जो सिस्टम है, ये बहुत ही बेकार सिस्टम देखने को मिलता है हमें रोमन सोसाइटी में। ये थोड़ा सा ह्यूमन तो नहीं ही है ना। कई बार ऐसा होता था कि जो माता पिता होते थे, है ना, वो अपने बच्चों को 25-25 सालों के लिए जो है वो बेच के आ जाते थे। ठीक है, तो इवन जो आपका वो सेंट एगस्टाइन है जिसका हमने जिक्र किया था, वो अपने एक वकील दोस्त से बात करेगा, वो कहेगा कि क्या हम ऐसे बच्चों को फ्री नहीं करा सकते इस तरीके के डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट से, खासकर ऐसे बच्चों को जिनके पिता अब ना रहे हों, है ना, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता था वो पिता के बीच में होता था, मतलब पिता और उस मालिक के बीच में होता था बच्चे को लेके। अब बच्चा तो जानता नहीं अभी, है ना, और आपको ये भी पता है कि पिता के पास बच्चे को लेके बहुत सारे राइट्स हुआ करते थे, है ना, इवन उसको मारने या उसको जीवन देने तक के राइट्स होते थे पिता के पास। तो कई बार बहुत सारे लोग तो जब उनको जॉब नहीं मिलती थी या उनको रिक्वायरमेंट होती थी, है ना, तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जानबूझ के इस तरह के डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे, और थ्रू आउट लाइफ या अपने लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो सर्विट्यूड में या सर्विस में गुजार देते थे, इन द सर्विसेज ऑफ दीज एम्प्लॉयर्स, इन एम्प्लॉयर की सेवाओं में गुजार देते थे। तो इस तरह का पैटर्न थोड़ा सा हमें रोमन इकोनॉमिक सेटअप में देखने के लिए मिल रहा है। होपफुली आपको इकोनॉमिक एक्सपेंशन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे रोमन सोसाइटी के, जैसे यहाँ का जो वर्कर से रिलेटेड दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।